चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टैक्स क्लब। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो है एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32(1)(2)A में। पीजीबीपी हेड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर इस सेक्शन की मैं बात करूं तो सेक्शन एज सच को टफ नहीं है, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है। इसमें एक बड़ा ही सिंपल सा रेट है, 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है नई प्लांट एंड मशीनरी पे। कुछ दो चार बातें और हैं, वो हम अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस सेक्शन में, इस टॉपिक में एक बात क्या है कि जब भी इसका कोई क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, या जब भी इसके बारे में बात करी जाती है, तो इसमें असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज की बात जरूर होती है। ये कभी भी ना, मैंने कभी नहीं देखा किसी क्वेश्चन में खाली एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में कोई पॉइंट पूछा गया हो, क्योंकि एक्चुअल में एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल बात होती ही नहीं है। इसमें असेट पुट टू यूज, भाई हमने पढ़ा है ना कि जो असेट 180 दिन से कम यूज करी जाती है उसका सिर्फ 50% ही डेप्रिसिएशन मिलता है। हमने ये बात पढ़ी है। तो उस पॉइंट को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड कर दे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन का, तो वो पॉइंट भी उस क्वेश्चन के अंदर कवर अप होगा। तो ये टॉपिक पढ़ने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, सेक्शन अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन देखिए क्या बोलता है। कहता है कि विद अ व्यू टू गिव बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग। अब इस डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन को बनाने के, ये सेक्शन बनाने का पर्पस क्या था, पहले ये समझ लेते हैं इस सेक्शन को बनाने का पर्पस क्या है। तो इस सेक्शन को बनाने का पर्पस क्या है कि जब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, वहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाए, वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करा जाए। अच्छा, क्या सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करना है? हाँ, सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर जो भी प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन दे। नहीं, ये इसमें भी कुछ कंडीशन उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी आप नई प्लांट एंड मशीनरी यूज करोगे, क्योंकि देखो अगर प्लांट एंड मशीनरी पुरानी होगी तो क्या उससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं? कमी रहेगी, कमी रहेगी ना। वो तो चाहते हैं भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, तो उसको बूस्ट करने के लिए नई प्लांट मशीनरी, नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग करो और नई प्लांट मशीनरी लगाओ। आप जितनी प्लांट एंड मशीनरी लगाओगे, हम भैया आपको डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देंगे, आप टेंशन ना लो। कहते हैं विद अ व्यू टू गिव बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, with a view to give boost to the manufacturing sector, additional depreciation shall be allowed to industrial undertaking subject to the provision given below। अब यहां पर पहली बात हमें ये ध्यान समझनी पड़ेगी कि सभी जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो किस सेक्टर में है? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ही है। मतलब अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है और वो कोई प्लांट मशीनरी नहीं खरीदती है, ठीक है, पहली बात तो सर्विस इंडस्ट्री कोई प्लांट मशीनरी खरीदेगी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होगी, कोई अलग तरीके की प्लांट मशीनरी होगी, तो वहां पर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन की एप्लीकेबल नहीं होगा ये प्रोविजन। अब सिर्फ ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, अब हम कहते हैं कि सब कौन से एसएससी एलिजिबल हैं, किनको मिलेगा? एन एसएससी विच इज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कोई इंडस्ट्री चला रहा है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल थिंग। कोई प्रोडक्शन या कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसी पर्टिकुलर आर्टिकल थिंग का, कोई भी किसी भी सामान का आप मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप एलिजिबल एसएससी हो और आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल हो। या फिर आप एसएससी हो हु इज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन या और जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। या तो पावर आप जनरेट करते हो या ट्रांसमिट करते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। आप पावर से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में हो, मतलब आप बिजली का उत्पादन करते हो, सप्लाई करते हो या ट्रांसमिट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो। देखिए, पावर प्लांट से एनटीपीसी के प्लांट से लेकर सब स्टेशन पे लाना, ये मेरा ट्रांसमिशन हो गया। सब स्टेशन से लेकर घरों तक पहुंचाना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया। ठीक है, तो आप पावर का चाहे जनरेशन कर रहे हो, ट्रांसमिशन कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, अगर आप इस तरह के बिजनेस में हो तो भी हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराएंगे, तो भी हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर हम इस सेक्शन में देखें तो हमें सिर्फ दो तरह के एसएससी, एलिजिबल एसएससी हैं जिनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया भैया वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं कुछ भी आर्टिकल थिंग का, और दूसरा जो जनरेशन करते हैं, पावर का ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये मेरे एसएससी हो गए। अब बात आती है कि कौन सी एसेट पे
हमने एसएससी के बारे में तो पढ़ लिया। अब बात आती है कि सब कौन सी एसेट पे, कौन सी ऐसी सौभाग्यशाली एसेट हैं, ऐसी कौन सी सौभाग्य वाली एसेट हैं जिस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो कहता है कोई भी नई, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना न्यू, यहाँ पे स्टार भी बना रहा हूँ मैं, कोई भी न्यू मशीनरी या प्लांट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय अबव एसएससी। अब इसमें भी कंडीशन है, भी पढ़ेंगे। कोई भी नई, मतलब हम यहाँ पे सेकेंड हैंड की बात नहीं कर रहे, किसी भी पुरानी मशीनरी की बात नहीं कर रहे, कोई भी ऐसी नई प्लांट एंड मशीनरी जो कि खरीदी गई है और इंस्टॉल भी करी गई है, मतलब आप उसको यूज़ में भी ले रहे हो। ऐसा नहीं खरीद के रख ली और आप उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना, नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। आपने खरीदी है और इंस्टॉल करा है, आपने एसएससी उसको यूज़ भी कर रहे हो, तो आपके लिए वो एलिजिबल एसेट होगी और हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। कितना देंगे? जितना आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमें डेप्रिसिएशन के चार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40% जो भी मिलता होगा वहाँ पर। इसके अलावा जो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है वो तो मिल ही रहा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कहती है देखिए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको नॉर्मल मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, हम तो उसके लिए मना ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि आपको एडिशनल और दे देंगे। कितना दे देंगे? 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एलिजिबल असेट। जितने की असेट है उसका 20% एक्चुअल कॉस्ट का। अब दिमाग में बात यह आनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन तो WDV का मिलना चाहिए, तो एक्चुअल कॉस्ट की हम बात क्यों कर रहे हैं? हम उन असेट पे देंगे जो असेट खरीदी गई है उस प्रीवियस ईयर में। अगर पहले प्रीवियस ईयर में खरीदी गई होगी उसी की तो WDV ईयर के स्टार्टिंग में आएगी, तो फिर वो नई असेट कहाँ रह गई मेरी, वो तो पुरानी हो गई, तो उसको उस साल डेप्रिसिएशन मिल गया होगा, एडिशनल मिल गया होगा, इस साल तो नहीं मिलेगा। हम तो सिर्फ उस एडिशनल मशीनरी पे देंगे जो इस साल खरीदी गई है और इंस्टॉल करी गई। तो जो इस साल खरीदी गई है उसकी तो एक्चुअल कॉस्ट पे मिलेगा, उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे 20% मिलेगा ऑफ एलिजिबल असेट। एलिजिबल असेट हमने कहते हैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन प्रीवियस ईयर इन विच सच असेट इज एक्वायर एंड इंस्टॉल। जिस प्रीवियस ईयर में असेट एक्वायर और इंस्टॉल करी गई है उस प्रीवियस ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एलिजिबल असेसी कौन होंगे, एलिजिबल असेट क्या होगी, रेट क्या होंगे। अब हम कह रहे हैं कि सब कुछ ऐसी बातें भी हैं। आपने कहते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या हर प्लांट मशीनरी पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी की तो लिस्ट बहुत लंबी है, आपने ब्लॉग पढ़ा होगा। प्लांट एंड मशीनरी में तो बहुत सारी, शिप भी प्लांट मशीनरी में आता है कि शिप पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा एडिशनल, ऐसा नहीं है। हमने पहले यहाँ पे बात पढ़ी थी कि सब उस प्लांट मशीनरी में मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आती है। शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आ रहा है, वो प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम नहीं आ रहा है। हो सकता है उससे रॉ मटेरियल आ रहा हो लेकिन डायरेक्टली उससे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। तो हमने कहा कि सब एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करा जाएगा। किस पर? इन फॉलोइंग एसेट्स। ये कुछ एसेट्स हमें बताई गई हैं, कह रहे कि इन पे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, चाहे ये एसेट आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनडायरेक्टली यूज़ हो भी रही हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ हो रही हो, हम फिर भी इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। अब ऐसी कौन सी एसेट है, ज़रा देखते हैं। कहता है कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ये लॉजिकल भी लगता है। शिप्स और एयरक्राफ्ट पे क्यों एडिशनल डेप्रिसिएशन? कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्लांट मशीनरी का काम कर रहे हैं? हो सकता है रॉ मटेरियल मंगा रहे हो लेकिन डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है ना ये, तो शिप्स एयरक्राफ्ट पे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। कहते हैं कि ऐसी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो इंस्टॉलेशन से पहले एसएससी के द्वारा, एसएससी के इंस्टॉलेशन से पहले यूज़ करी गई थी इंडिया में या इंडिया से बाहर बाय किसी एनी अदर पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? इस सेकेंड हैंड मशीनरी की बात कर रहे हैं। अगर कोई मशीन इंडिया में या इंडिया से बाहर किसी और पर्सन के द्वारा यूज़ करी गई थी और उस मशीन को आप लाके यूज़ कर रहे हो और कह रहे हो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दो, ये तो आपने हमारी ऊपर वाली कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करा। हमने कहा था कि भैया मशीन कौन सी होनी चाहिए, न्यू, ब्रांड न्यू, चमचमाती मशीन होनी चाहिए, हम पुरानी मशीन पे कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। तो इस वाले पॉइंट में भी बात समझ में आती है कि साहब सेकेंड हैंड मशीन पे कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन की मांग मत करना। तीसरा पॉइंट कहता है कि एनी मशीनरी प्लांट इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइसेस और एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। अब एक बात बताइए, ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर एसी लगा हुआ है, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए क्या? एसी में रॉ मटेरियल जा रहा है और एसी से रॉ मटेरियल निकल के बाहर आ रहा है फिनिश गुड्स बन के, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर यही रीज़न है,
उन्होंने कहा सब ऑफिस प्रीमाइसिस में आपने कोई मशीन इंस्टॉल करवाई है, ऑफिस प्रीमाइसिस के अंदर अगर आपने मशीन इंस्टॉल कराई है, क्या वो मशीन एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हो रही होगी? नहीं साहब, नहीं हो रही होगी, क्योंकि ऑफिस में नॉर्मली क्या होगा, प्रिंटर होगा, कंप्यूटर होगा, एसी होगा, वो तो प्लांट मशीनरी के अंदर आ रहा है, लेकिन फिर भी एसी तो प्लांट मशीनरी के अंदर आ रहा है, फिर भी मशीनरी के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते हम उसको। तो कहता है कि ऑफिस प्रीमाइसिस के अंदर या फिर किसी भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के अंदर इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस के अंदर अगर आपने कोई भी प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करवाई है तो हम उसको प्लांट एंड मशीनरी कंसीडर नहीं करेंगे। किस चीज़ के लिए? एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। क्या मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ? सर बिल्कुल, आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करने में मुझे कोई इशू नहीं है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन को मना कर रहा हूँ, राइट। इसके अलावा और कोई ऑफिस अप्लाइंसेस ऑफिस प्रीमाइसेस में? अच्छा, ऑफिस अप्लाइंसेस वही बात बनी, कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह, या इसके अलावा और भी कोई ऑफिस अप्लाइंसेस हो सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे मोटर कार, इनको भी मना कर दे कि भैया इन पे भी हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं। देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि सब जो प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है उस पे लो ना एडिशनल डेप्रिसिएशन। मोटर कार पे तो घूम रहे हो, लग्जरी गाड़ी ले ली, BMW ले लो, उस पर घूम रहे हो, कंपनी के नाम पे ले लियो, कह रहे हो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दो, ऐसा नहीं हो चलेगा ना। तो कोई भी ऑफिस अप्लाइंसेस, ऑफिस प्रीमाइसेस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में कोई भी अपने प्लांट मशीन इंस्टॉल करिए, एक्वायर इंस्टॉल करिए, इस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन हम नहीं दे सकते। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसी कोई भी प्लांट मशीनरी जिसकी पूरी की पूरी एक्चुअल कॉस्ट ऑलरेडी डिडक्शन दे चुके हो अंडर हेड PGBP, जैसे स्पेसिफाइड बिजनेस में आपको सेक्शन 35 AD के अंदर पूरी की पूरी एक्चुअल कॉस्ट की डिडक्शन मिल जाती है। जिन प्लांट एंड मशीनरी की आपको ऑलरेडी किसी और हेड के अंदर डिडक्शन दी जा चुकी है, 100% डिडक्शन दी जा चुकी है, क्या उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का लॉजिक बनता है? अरे भैया हमने तो आपको 10, 15, 20% नहीं, आपको तो अपने 100% दे दिया डेप्रिसिएशन है उसको, ऑलरेडी पूरी वैल्यू ही खत्म कर दी हमने तो। 1 करोड़ की मशीन थी, हमने 1 करोड़ पूरा पूरा डेप्रिसिएशन दे दिया, और आप कह रहे हो कि 20% और दे दो, गलत बात है। तो जिन मशीन पे आपने ऑलरेडी ही किसी और सेक्शन में पूरी होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इज ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन अंडर हेड PGBP, पूरी की पूरी अमाउंट ही हमने एक्चुअल डिडक्शन दी जा चुकी है, उस पर हम एडिशनल डिडक्शन कैसे दे दें, ये हमारे बस में ही नहीं है। तो इन 5 पॉइंट में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन कौन सी? शिप या एयरक्राफ्ट, कोई सेकेंड हैंड मशीनरी, कोई ऑफिस प्रीमाइसिस या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज़ होने वाली मशीनरी, ऑफिस अप्लाइंसेस, या फिर मोटर कार, या फिर जो मशीनरी पे पहले ही हमने कहीं और डिडक्शन 100% दे दी है, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक बात है। उसके बाद एक दो पॉइंटर और हैं अच्छे से, बड़े ही प्यारे से हैं। एक सर्कुलर आया था CBDT का, सर्कुलर नंबर 15/2016, डेटेड 19 मई 2016, कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज वाइड दिस सर्कुलर क्लैरिफाइड दैट द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, प्रिंटिंग या फिर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अमाउंट टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल और थिंग। मतलब अगर प्रिंटिंग या पब्लिशिंग का काम हो तो भैया वो उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन लग सकता है। मतलब आप अगर प्रिंटिंग का काम कर रहे हो या प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का काम कर रहे हो, या आपने कोई न्यूज़पेपर मैगजीन प्रिंट कर रहे हो या न्यूज़पेपर मैगजीन प्रिंट और पब्लिश कर रहे हो, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कर रहे हो, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसिडर करा जाएगा एज आर्टिकल या थिंग, और उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन एलिजिबल होगा, एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 2A। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हमारी। अब जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना, ये बड़े कुछ बहुत ही शानदार से पॉइंट है, इसको ज़रा मैं अलग समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने मशीन खरीदी
ए 10 लाख रुपए की, ठीक है, और ये नई मशीन थी, इस पे डेप्रिसिएशन था मान लीजिए 10% का, ठीक है। ये मशीन खरीदी गई थी 1 जुलाई 2024 में, प्रीवियस ईयर हमारा 24-25 का है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। 1 जुलाई 2025 को मैंने ये मशीन खरीदी थी और 31 जुलाई 2024 को मैंने इस एसेट को पुट टू यूज़ कर दिया था, ठीक है, सिंपल सा है। क्या मशीन ए एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है? XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या मशीन ए न्यू है? हाँ सब न्यू है। क्या मशीन ए किसी एक्सेप्शन में फॉल हो रही है? नहीं सब एक्सेप्शन में फॉल नहीं हुई है। क्या इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? हाँ सब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, यानी 10 + 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत, ठीक बात है। अब दूसरी कंडीशन हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये मशीन मेरी पुट टू यूज 31 जुलाई को ना होकर 31 दिसंबर 2024 में पुट टू यूज हुई होती, ये मशीन मैंने 1 जुलाई 2014 में 1 जुलाई 2024 में खरीदी और ये पुट टू यूज़ 31 दिसंबर 2024 में हुई, तो पुट टू यूज़ ये हुई है कब? 31 जुलाई 2024 में। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, देखिए ये वाला डेप्रिसिएशन क्या पुट टू यूज़ 180 दिन से कम है, लेस देन 180 है, 180 है, आंसर इज यस। क्या ये जो 10% है इसका तो मुझे हाफ मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मुझे पता ही 50% मिलेगा, मतलब 10 का मुझे सिर्फ 5% ही डेप्रिसिएशन मिलेगा इस करंट ईयर में। लेकिन जो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है क्या इसका भी सिर्फ 50% ही मिलेगा डेप्रिसिएशन? यस, इसका भी सिर्फ 50% ही डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि असेट जिस ईयर में खरीदी, हमने पुट टू यूज में यही प्रोविजन है ना कि जिस प्रीवियस ईयर में असेट खरीदते हो, अगर उसी प्रीवियस ईयर में वो असेट 180 दिन से कम यूज हुई है तो आपको उस असेट का 50% अलाउ होता है डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का सिर्फ 50% ही अलाउड होगा, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मुझे मिलेगा वो इस साल मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10% का। इस प्रीवियस ईयर में 24, इस प्रीवियस में 24-25 में, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, जो बैलेंस मेरा जो बचा, बैलेंस जो मेरा बचा, भाई मुझे 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे 10% नहीं मिल पाया क्योंकि मेरी एसेट इस साल सिर्फ 180 दिन से कम यूज हुई थी। तो क्या ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मेरा जो बैलेंस 10% बचा, भाई 20% का 10% मुझे 24-25 में मिल गया, क्या मैं ये 10% आगे रोल फॉरवर्ड कर सकता हूँ? आंसर इज यस। ये जो बैलेंस आपका 10% डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो बचा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो बचा है वो आप आगे ले जा सकते हो। हालांकि प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन क्या कहते थे कि जिस साल असेट खरीदी है उस साल आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिले, नॉर्मल प्रोविजन होते हैं। लेकिन जब असेट पुट टू यूज थी, 180 दिन से कम थी, हम सिर्फ आपको आधा ही दे पाए, तो आधा आप अगले साल क्लेम कर लेना। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है वहाँ पे भी देखिए यही बात लिखी हुई है कि if such asset is acquired and put to use for less than 180 days in the previous year, then rate of depreciation shall be 50% of 20%, that is 10%, and the balance 10%, 50% मतलब balance 50% of 20%, that is 10%, shall be allowed in the immediately succeeding previous year. Immediately succeeding previous year मतलब आने वाले अगले previous year में आप इसको
लेस, ऐसा नहीं है कि आप इस साल नहीं लोगे कि भाई इस साल नहीं, मैं तो 2 साल बाद लूँगा, 2 साल बाद मेरा, अभी तो मेरा लॉस ही है, अभी नहीं क्लेम करूँगा, जब मेरा प्रॉफिट आएगा तब क्लेम करूँगा। नहीं साहब, आपको ठीक अगले साल ही उसको क्लेम करना पड़ेगा। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने आधा ले पाए थे क्योंकि आपकी एसेट कम यूज़ हुई थी, 180 दिन से कम थी, आप बैलेंस नेक्स्ट ईयर में यूज़ कर लो। Additional depreciation is allowed only once in the previous year in which eligible asset is acquired and installed. ये नॉर्मल प्रोविजन यही है कि जिस साल एडिशनल डेप्रिसिएशन, किस साल क्लेम कर सकते हो, जिस साल आपने असेट को खरीदा है और इंस्टॉल करा है, उस साल ही एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी ठीक एक्सेप्शन क्या है, ये ऊपर वाला पॉइंट, प्रोवाइजो 3 टू सेक्शन 32(1)(2), याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल एक अपना कि इस पॉइंट की एक एक्सेप्शन ऊपर ही वाला पॉइंट। नॉर्मल प्रोविजन ये है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन किस साल मिलता है, जिस प्रीवियस ईयर में असेट खरीदी गई है और इंस्टॉल करी गई है। अच्छा, अगर मान लीजिए एसएससी न्यू टैक्स रिजिम में है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, आंसर इज नो। ये डेप्रिसिएशन आपको तब मिलेगा जब आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो। एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड if the assessee does not exercise any option and hence by default he is under न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप नई टैक्स रिजीम में हो तो शैल नॉट अलाउड। नई टैक्स रिजीम के अंदर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन की फैसिलिटी, बेनिफिट नहीं मिलते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते ही पढ़ते ही सब आपको समझ में आ जाएगी बात कि हमने क्या क्या बातें पढ़ी हैं। देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, इतना टाइम टेकिंग है नहीं, मुश्किल से 10 या 12-15 मिनट लगेंगे और क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। और एडिशनल डेप्रिसिएशन में इसके अलावा कुछ पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है एडिशनल डेप्रिसिएशन आपके स्टडी मटेरियल में, ना ही और किसी स्टडी मटेरियल में भी इस लेवल का क्वेश्चन इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। आप चाहे एक बार देख लेना, वहाँ पे भी आपको इतना क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वहाँ पे क्वेश्चन भी इस लेवल पे नहीं है। तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आते हैं, हम जरा देखते हैं क्वेश्चन को अपने। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है।